हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष। बात करने वाला हूँ आपसे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ओके, यह है इसका पार्ट टू। पार्ट वन में पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, और आज है पार्ट टू। ओके, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट जो पार्ट वन था उसमें हम लोगों ने बात की हुई थी कि फसल होती क्या है। ठीक है, फसल को उत्पादन करने के जो चरण हैं वो क्या होते हैं। तो ये है फसल उत्पादन करने के चरण। ठीक है, तो क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, सीड सोइंग, एड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वेडिंग, क्रॉप ग्रोथ, फर्टिलाइजिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरिंग। ठीक है, तो ये होते हैं इसके चरण। अब चरण क्या मतलब क्या होता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका भी एक चरण रहा होगा। पहले मैंने ये सारा जो प्रेजेंटेशन है उसे टाइप किया होगा। ओके, देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भी एक क्या हुआ, चरण हुआ। ऐसे ही जो फसल होती है ना, उसको भी उत्पादन करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक वे होता है, रास्ता होता है। ठीक है, तो उस पर वन बाय वन चल के ही क्या होता है, फसल को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर वो तरीके एक लाइन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ जो चरण है उनके आगे लगे हुए हैं लाल डॉट, और कुछ है ग्रीन। तो हम लोग ट्रैफिक नियम के पालन करेंगे। ठीक है, और जो रेड वाले हैं हम उन बारे में चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि क्रॉप सिलेक्शन, हमें कौन सी फसल का उत्पादन करना है, ये हमारे लिए सिर्फ 10 मिनट का काम है। हम सोचेंगे कि अब की बार ये फसल करनी चाहिए। ओके, सीड सिलेक्शन, ठीक है, तो दुकान पर और जो कृषि विशेषज्ञों से मिलकर ये सीड सिलेक्शन वहीं पर होगा। ठीक है, एंड द क्रॉप ग्रोथ, तो फसल को तैयार होना। तो ये भी जो चरण है, ये ये एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, पर इसके बारे में तो सभी को मालूम है कि हम बाकी सारे जो चरण है उनको फॉलो करने के बाद क्या करेंगे, फसल को बड़े होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 3 पॉइंट, इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे जो हमारे रेड कलर से लिखे हैं और जिनके आगे लगे हुए हैं ग्रीन डॉट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन होता क्या है। तो देखो, इस विधि को आमतौर पर मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, ताकि जड़ उसमें गहराई तक जा सके। अब मिट्टी को ढीला करने की जरूरत है क्यों, क्योंकि देखो, लगातार जब उसमें फसल बोई जाती है, लोग उसके ऊपर से, खेतों के ऊपर से लगातार निकलते हैं, जानवर लगातार ऊपर से निकलते हैं, तो मिट्टी जो होती है ना वो ठोस हो जाती है। तो जो जड़ें होंगी और जो पानी होगा और जो उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, उसको इधर उधर आने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो मिट्टी का ढीलापन कई मिट्टी के रोगाणुओं, केचुओं आदि की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है, जो मिट्टी को ह्यूमस तथा अन्य पोषक तत्वों के साथ समृद्ध करते हैं। पौधों को उनके उचित विकास तथा कामकाज के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह पौधों को उनके विकास के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, जब आपको करनी है लैंड की प्रिपरेशन, तो उसमें आपके जो यूज होने वाले उपकरण होते हैं वो होते हैं आपका हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो हल जो है आपका, और ये जो है, ये आपके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल है, और ये जो है आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सीड सोइंग। ओके, तो देखो सीड सोइंग क्या है, फसल उत्पादन में बुआई का एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह भविष्य में फसल के विकास के लिए बीज को मिट्टी में या उसके ऊपर रखने की प्रक्रिया है। कुछ जो सीड्स होते हैं वो अंदर तक दबाए जाते हैं, और कुछ सीड्स क्या होते हैं, वो बहुत ही ऊपरी स्तर पर रखे जाते हैं, क्योंकि अगर उनको गहराई में कर दिया जाएगा तो वो उगने के बाद ऊपर तक नहीं आ पाएंगे, जो अंकुरित होने के बाद ऊपर तक नहीं आ पाएंगे। तो उगने के लिए जो बीज चुने जाते हैं वो अच्छी, उगाने के लिए जो बीज चुने जाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। इससे फसल की शुद्ध उपज में क्या होगा, सुधार होगा, जो आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। आजकल लोग बीज ड्रिल का उपयोग करते हैं। यह उपकरण समान रूप से बीज फैलाता है, एक निश्चित दूरी पर बीज फैलाता है। ऐसा नहीं है एक पौधा 2 मीटर पर लगा है और दूसरा वाला आपका 30 सेंटीमीटर पर ही लगा दिया, तो ये क्या करेगा, एक डेफिनेट दूरी पर क्या करेगा, जो आपके बीजों को क्या करता है, जमीन के अंदर डालता है, और उनको उचित गहराई पर बोता है। इस विधि से बुआई करने में समय की बचत भी होती है और पक्षियों से बीजों का बचाव भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, अगर बीजों को ज्यादा गहराई तक या एक निश्चित गहराई तक नहीं रखा जाएगा, तो क्या होगा, पक्षी उनको खा जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू ग्रो द क्रॉप। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, अब देखो मिलाने की जरूरत है क्यों, हम लोग डे बाय डे रोज काम करते हैं, तो हम लोगों के अंदर क्या होता है, एनर्जी की धीरे धीरे कमी होती है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, बाकी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेते हैं, ताकि हमारे शरीर में क्या बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। और सेम अगर एग्जांपल को मैं अप्लाई करूं भूमि के ऊपर, तो क्या होगा,
वहां से लगातार क्या हो रहा है, फसल का उत्पादन हो रहा है, तो डेफिनेटली जो उसके पोषक तत्व है वो धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं, पौधों के अंदर आ रहे हैं, तो पोषक तत्वों की हो जाएगी जमीन के अंदर कमी, और जो उत्पादन है वो पहले की अपेक्षा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसी उत्पादन को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे उर्वरकों का। ओके, तो पौधों में स्वस्थ स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम खाद या उर्वरक। मिट्टी में खाद, मैन्योर तथा उर्वरक फर्टिलाइजर्स को जोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ स्थानों पर मिट्टी फसलों के लिए कम पोषक तत्वों के रूप में होती है, क्योंकि किसान एक ही खेत में एक के बाद एक फसल को बोते रहते हैं। अब किसान है वो फसल को तो डेफिनेटली बोएगा, ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसने 2019 में फसल बोई है अब जाकर वो सिर्फ 2020 में बोएगा, कि वो बीच में खेत में उसे भूमि को 7-8 महीने का टाइम मिल रहा है, तो ये टाइम उतना ज्यादा होता नहीं है। टाइम मिलता है जैसे 15-20 दिन एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या किया जाएगा, उनमें डाल दिए जाएंगे उर्वरक, और जो उनमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो उन्हीं जो एक जो उर्वरक का रूप है वो क्या है, आपका खाद। ठीक है, ये आपका क्या कैसे डेवलप होता है, और ये एक प्राकृतिक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जो पौधे और पशु अपशिष्ट को छीड़ करके प्राप्त की जाती है। उनको क्या किया जाएगा, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और वो धीरे धीरे अपघटित होते जाएंगे और आपकी फाइनली क्या प्रिपेयर हो जाएगी, खाद प्रिपेयर हो जाएगी, जो खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ की ज्यादा मात्रा मिट्टी के संरचना में काफी हद तक सुधार करने में सहायक मानी जाती है। इसको बनाने में जैविक कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी को पूरी तरह ह्यूमस प्रदान करता है। यह पादप पोषक तत्वों से पूरी तरह से भरपूर होता है। इसे खेतों में आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसको स्टोर और परिवहन करने के लिए असुविधाजनक माना जाता है। अब देखो, इसको स्टोर और परिवहन करने के लिए असुविधाजनक डेफिनेटली माना जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये एक ही जगह पर स्टोर किए जाते रहते हैं तो वहां पर क्या आएगी, क्योंकि ये जो बनते हैं ना, ये अपशिष्टों से बनते हैं, तो वहां पर क्या आना चालू हो जाएगी, स्मेल आना चालू हो जाएगी। सेकेंड थिंग, जो उस पर रहने वाले जो छोटे छोटे जो जीव हैं वो पलना चालू हो जाएंगे, कीड़े पलना चालू हो जाएंगे। और क्या होगा, इसको ले जाना असुविधाजनक क्यों है, क्योंकि आप जब इसे ले जाते हो तो जितनी मात्रा में ये ले जाओगे, जैसे आप 5 ट्राली लेकर जाते हो, उसकी अपेक्षा जो आप उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, वो हो सकता है वो आपको सिर्फ 20 बोरी की ही आवश्यकता हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये ज्यादा होंगे तो इनको लाना ले जाना क्या हो जाएगा, असुविधाजनक होगा, लेकिन ये काफी किफायती होते हैं, काफी सस्ते होते हैं। असुविधाजनक माना जाता है, यह पौधों द्वारा धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। जो आपके जो कृत्रिम रूप से उर्वरक बनाए जाते हैं, उनकी जो वो जो कार्य करते हैं वो काफी तेजी से होता है, जबकि जो आपके खाद होती है वो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली काम करती है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि जो उर्वरक होती है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। खाद मिट्टी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है। इसके साथ ही वो लंबे समय तक मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह ज्यादा किफायती होता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक देखो एक व्यावसायिक रूप है। जो खाद है आपका, ठीक है, वो मेनली जो है वो क्या है, आपका घरेलू यूज है। जैसे आपने एक छोटा मोटा खेत है आपका, वहां पर किया, लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल पर आप कर रहे हो खेती, तो वहां पर आप किस चीज का यूज करने वाले हो, उर्वरक का यूज करने वाले हो। ठीक है, तो उर्वरक एक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया पादप पोषक है। इसमें पौधे के कई तरह के पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। इन उर्वरकों का उपयोग जितना हो सके ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अधिक सिंचाई करने की वजह से उर्वरक पानी में बह जाते हैं और जिस कारण पौधे इसका पूरी तरह अवशोषण कर नहीं पाते। मानव द्वारा निर्मित अकार्बनिक पदार्थ है यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। इसमें पौधे के लिए पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। अब देखो इनमें जो है ना, जो ह्यूमस होता है वो प्रदान नहीं करते हैं ये। जैसे आपका जो खाद होती है वो मेनली क्या प्रोड्यूस करती है, वो ह्यूमस प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करते। ये मेनली जो पोषक तत्व हैं उनको टारगेट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, क्योंकि इनकी पौधों को काफी जरूरत रहती है। ठीक है, तो ये क्योंकि व्यावसायिक रूप में तैयार किए गए, तो ये सिर्फ स्पेशली जो उनमें कमी होती है, जो उन पौधों को जरूरत होती है, उसी को टारगेट करके बनाए जाते हैं। हो सकता है विशेष पौधों के लिए विशेष उर्वरक हो। इसके परिणाम प्रयोग के कुछ समय बाद ही देखने को मिल जाते हैं। यह कारखानों में तैयार किया जाता है। इसको आप आसानी से स्टोर और परिवहन कर सकते हो। बताया था कि जो
खाद है उसकी अपेक्षा ये काफी कम मात्रा में होंगे और काफी ज्यादा वर्क करेंगे। यह पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, परंतु यह थोड़े महंगे होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, वापस लौटेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, क्रॉप सिलेक्शन आपको मालूम है, पहले आपने सिलेक्शन कर लिया। सेकंड आपने लैंड प्रिपरेशन कर ली, सीड आपने सिलेक्शन कर दिया। अब आपने सीड को सो भी कर दिया है। अब आपने क्या कर दिया, उसमें फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, उसका इरिगेशन करोगे, सिंचाई करोगे, देन आपको करनी पड़ेगी वेडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इरिगेशन होता क्या है, सिंचाई आवश्यक पौधों पर पानी की नियंत्रित मात्रा है। अब देखो नियंत्रित मात्रा का अनुप्रयोग है, आपको खेती कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आपने जो आपने ट्यूबवेल है वहां से सारा पानी बहा दिया कि वो पूरा जाके आसपास के खेतों तक में भर गया, तो ये चीज आपकी सिंचाई नहीं कहलाएगी। सिंचाई क्या है, सिर्फ पानी आवश्यक पौधों पर पानी की नियंत्रित मात्रा है। ठीक है, सिंचाई से कृषि फसलों को उगाने में मदद मिलती है। औसत वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और सूखे क्षेत्रों में बंजर हो रही या हो चुकी मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने में और भूमि के रखरखाव में क्या होता है, सिंचाई करने से मदद मिलती है और वापस से भूमि क्या हो जाती है, आपकी उपजाऊ हो जाती है। तो इरिगेशन हो गया। अच्छा अब देखो इरिगेशन हो गया, आपने सीड पहले ही सो कर दिया था, अब क्या होगा, फसल उगना तैयार हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, अब देखो जो पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं, बीजों को उठा उठा कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां पर कुछ यूजलेस ट्री जो हैं आपके पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ठीक है, तो अब जो यूजलेस पेड़ पौधे उग आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन पौधों को हटाने की जरूरत पड़ेगी। तो अवांछित पौधे जो बीच बीच में उगते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। ऐसे अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। यह मिट्टी को ढीला करता है, जो खेती किए गए पौधों की जड़ों तक पानी के प्रवेश में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अच्छा देखो सिंचाई के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, देखो घिरनी हो गया, चैन पंप हो गया, ढेकली हो गया, राहट हो गया, और आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपका ट्यूबवेल। ठीक है, उसी ये मेनली आपका क्या है, अगर इसको बोला जाए तो ये आपका आएगा मॉडर्न एग्रीकल्चर में। और जो आपकी ये चीजें है ये जैसे घिरनी हो गया, चैन पंप हो गया, ढेकली रेट हो गया, ये सब क्या आएगा आपका जो चैन पंप है ये फिर भी बोला जा सकता है मॉडर्न एग्रीकल्चर में है, लेकिन बाकी के जो ये तीन चीजें हैं ये आपके किस में आएंगी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में ही आएंगी। अब होगा क्या, आपने कर दिया, आपने क्रॉप सिलेक्शन किया, उसके बाद आपने जो है लैंड प्रिपरेशन की, उसके बाद आपने जो अ, उसमें सीड सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद आपने सीड को स्टो किया, उसके बाद आपने इरिगेशन किया। इरिगेशन करने के बाद आपने मतलब इरिगेशन मतलब पानी लगाना है, यानी बोलते हैं इसे सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में जब आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो होना चालू हुई, उसके बाद आपने वीडिंग की यानी निराई की, यानी जो आपने यूजलेस पौधे हटाए। अब आपकी फाइनली क्या हो गई, फसल बड़ी हो गई। ठीक, तो अब जब फसल बड़ी हो जाएगी तो बीज बोने, सिंचाई और निराई के बाद फसल वांछित फल के रूप में बदल जाएगी। आपने जो जिस चीज के लिए उसे बोया हुआ था वो बाद में उसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फसल का पकना बोलेंगे। ओके, चलिए आगे। अब हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है। आप जब फसल को बोते हैं तो पकने के पश्चात वह उपभोग के लिए फसल काटना ही फसल की कटाई कहलाता है। अच्छा खेतों में फसल लगी हुई है, आप उसे अपने यूज के लिए, अपने यूज के काबिल बनाने के लिए क्या करोगे, खेतों से हटाकर कहीं पर ले जाओगे। सही, तो फसल को काट कर खेतों से ले जाना ही क्या कहलाता है, फसल की कटाई कहलाता है। अब क्या है, आपने कटाई कर ली। अब कटाई करने के बाद अभी क्या है, जो दाने हैं वो उसके क्या है, पौधों के अंदर ही है। तो क्या होगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग अनाज के खाने योग्य भाग को उसके भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है जिससे यह जुड़ा है। यह कटाई के बाद अनाज की तैयारी में क्या है, एक कदम है। फाइनली क्या हो गया, अब आपके जो दाने हैं, जो आपके अनाज के जो मेनली जो दाने हैं वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। अब उसका क्या किया जाएगा, आपका होगा स्टोरिंग, यानी उसका अब होगा भंडारण। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि जब आपकी जो फसल हुई है आप उसी समय उसका सारा उपभोग नहीं कर डालोगे। डेफिनेट सी बात है, जो गेहूं की फसल होती है वो एक निश्चित टाइम में ही होती है। ठीक, तो आपको उसको पूरे साल चलाना होता है। साथ में आपको जो पूरी पब्लिक है, जो पूरी कंट्री है, उसकी भी सप्लाई पूरे साल भर पूरी करनी होती है फार्मर्स भाइयों को। ठीक है, तो जो ये पूरी करनी होती है ना, तो इसके लिए आपको स्टोर करना जरूरी है। तो भंडारण एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें उस समय तक माल का संरक्षण करना शामिल है
जब तक कि वे उपभोग के लिए आवश्यक ना हो, मतलब जब तक उसकी आवश्यकता ना पड़े यूज करने के लिए। आपको अगर 5 टन की आवश्यकता है तो आपके पास 50 टन रखा हुआ है, और जब आपको मान लो 5 टन की जरूरत पड़ी तभी आप सिर्फ 5 टन निकालोगे। आप ये नहीं है कि 45 टन भी निकाल कर रख लोगे साथ में ही उसके। जितना आपको जरूरत पड़ता जाएगा आप उसको क्या करते जाओगे, अपने स्टोरेज से निकाल निकाल कर रखते जाओगे। माल का भंडारण उत्पादन के समय से उपभोग के समय तक बाजार में सामानों के निरंतर प्रवाह को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर है फिगर। सबसे पहले हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जो है भूमि को बनाना, यानी भूमि तैयार करना, ठीक है। सोइंग, फिर उसके बाद हम लोगों ने बीज बोए हुए थे, ठीक। एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इसमें क्या डाले हुए थे हमने, उर्वरक डाला। फिर इरिगेशन किया, सिंचाई की। उसके बाद जो हमारे जो अनवांटेड जो पौधे उगाए थे उसकी हमने क्या की, वीडिंग की, निराई की। उसके बाद हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग की। जो हमारी फसल तैयार हो चुकी थी पक कर उसको हमने काटा। देन हमने क्या किया, उसकी थ्रेशिंग की। उससे हमने क्या किया, जो भूसे हैं उससे हमने क्या किया, उससे हमने किया कि जो हमारे दाने हैं उसको हमने अलग किया। देन हमने उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सर_एबी पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।